अग्निवीर। अग्निवीर की योजना जब सरकार ने प्रारंभ करने की सोची होगी तो शायद उन्होंने ये नाम इसलिए रखा होगा कि कहीं ना कहीं ये अग्निवीर जो हैं ये हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। लेकिन उन्हें तब ये नहीं पता होगा कि ये अग्निवीर जो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए या देश की रक्षा के लिए जिनका हम निर्माण करने की सोच रहे हैं या एक नई योजना चलाने के बारे में हम प्रारंभ उसका कर रहे हैं, तो ये अग्निवीर वो होंगे, ये अग्निवीर जो हमारे देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, ये अग्निवीर जो हमारे देश के ट्रेनों में आग लगाएंगे, ये अग्निवीर जो हमारे देश की आम जनता को कहीं ना कहीं हैरान करेंगे, परेशान करेंगे। और उसके बाद आप अपनी बात को ये कहते हो कि हमने बिल्कुल ठीक किया, ये सरकार बहरी है, ये सरकार गूंगी है, ये सरकार ऐसे बात नहीं सुनती और ऐसे न जाने तमाम सारी चीजें। मेरे पास भी इस तरीके के ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए कि आप पहली चीज तो उन्होंने ये भी कहा कि आप अपना आउटपुट दीजिए, इस पे आप अपनी इनसाइट स्पष्ट करें। दूसरी चीज ये बात भी आई कि अगर हम ऐसे नहीं समझाएंगे तो ये सरकार नहीं समझेगी। बहुत दुख हुआ था क्योंकि जब मैंने ये चीज सुनी, ये चीज समझी, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये वो बच्चे हैं जिन्हें मैं बहुत ओपन माइंडेड और बहुत ही समझदार समझती हूँ। और मुझे ऐसा लगता था कि ये इनके अंदर बहुत कहीं ना कहीं ये बहुत दूरदर्शी हैं, चीजों को बेहतर ढंग से समझने वाले हैं। और फिर टीचर एजुकेटर से रिलेटेड है या टीचर्स ट्रेनिंग अगर ले रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके अंदर वो दार्शनिकता, वो मनोवैज्ञानिकता या वो दूरदर्शिता और वो समझदारी होगी जैसी मुझे अपेक्षा थी। लेकिन जब मैंने देखा है कि एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा विद्यार्थियों का वर्ग जो ये कह रहा है कि नहीं, ये हम जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये पूरी तरीके से ठीक है, तो मैं आपको अपना एक बहुत स्पष्ट मैंने मुझसे जिसने भी कहा तो मैंने उनको बहुत स्पष्टता से अपनी बात रखी, मैंने उनको बताई। लेकिन मैंने 2 दिन का समय इसलिए लिया क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई योजना आती है तो मैं भी आप में से जो बहुत स्टूडेंट है या वो बहुत लर्नेड होंगे, उन्हें बहुत जल्दी कोई चीज समझ में आ जाती होगी या वो बहुत जल्दी उसके सारे जो यूजफुल है और यूजलेस जो चीजें हैं उनके दिमाग में बहुत जल्दी समझ में आती होंगी, मेरिट्स और डीमेरिट्स वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाते होंगे, बट मुझे नहीं होती है। तो मैंने इसमें 2 दिन लिया, मैंने कई सारी डिबेट्स को सुना, बहुत सारी चीजों को देखा, समझा और टीवी के अलावा मैंने बहुत सारे सर्च के आधार पर लोगों से बात करके, जो हमारे फैमिली के लोग हैं जो इस फील्ड में हैं, जो डिफेंस में हैं ऑलरेडी हैं, मेरे फादर वहां से रिटायर्ड हैं, मेरे फूफा जी हैं वहां पर, तो ऐसे सभी लोगों से मैंने बातचीत की और उसके बाद मैं आज आपके सामने आई हूं। नो डाउट जो भी स्कीम है या जो भी स्कीम की हम बात कर रहे हैं, अगर हम अग्निपथ की, अग्निवीरों की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसके पीछे बहुत सारी सरकार की कुछ अपनी अनुशंसा रही होगी, कुछ अपने प्रयास रहे होंगे, कुछ अपनी विजन रहा होगा। हो सकता है इसके पीछे का विजन ये भी रहा हो कि नौकरियों को बहुत दिनों से उसकी भर्ती नहीं की गई है, तो हम नौकरी हम दिखा पाए कि हमने इतने सारे बच्चों को नौकरी दी। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर हमारे देश में यंग जो सेना, हर एक जगहों की जो सेना की जो एवरेज एज होती है, हमारे यहाँ जो 35 या 32 वर्ष की हमारे यहाँ सेना की एवरेज एज है, वो उसको घटाना चाह रहे हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो भटकते हुए युवा हैं, जो आज की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं, जिन्हें टीवी, मोबाइल से फुर्सत नहीं है, जो सिर्फ प्रोटेस्ट करना जानते हैं, जो बहकावे में जल्दी आ जाते हैं, जिनका अपना कोई विजन नहीं है, अपना कोई व्यू नहीं है और कहीं ना कहीं वो शॉर्टकट से जल्दी से ऊपर पहुंचना चाहते हैं, ऐसे भटके हुए युवाओं के लिए भी हो सकता है उनके दिमाग में ये रहा हो कि हम 17 वर्ष से अगर बच्चे को एंगेज कर लेते हैं, मैं बच्चा ही कह रही हूँ 17 वर्ष के, तो 17 वर्ष के युवा या बच्चे को अगर हम एंगेज कर लेते हैं तो वो 4 वर्ष के अंदर 21 साल तक वो इतना कमा भी लेगा और उसको जब वो बाहर जाएगा, क्योंकि वो सिलेक्शन तो 25% का ही करेंगे, तो वो जब बाहर जाएगा तो उसके पास एक लगभग 11-12 लाख रुपए उसके पास होंगे। और अगर हम इसका एक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो अभी मैं 2-3 दिन पहले देख रही, तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2013 के सर्वे के अकॉर्डिंग जिसमें यह था कि 4.5% युवा ही ऐसे हैं जो 21 वर्ष की उम्र तक 12 लाख कमा पाते हैं।
ये 2013 के सर्वे की बात है, उसके बाद के का मुझे नहीं पता। अगर हम मान लेते हैं कि आज 2022 में इस प्रकार का कोई सर्वे हो तो वो 4.5 आपके अकॉर्डिंग कितना बढ़ गया होगा? 6%, 7%? मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बढ़ा होगा। और हम मान लेते हैं उतना भी बढ़ गया, ठीक है, तो भी उतना ही हुआ, इससे अधिक नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है सरकार की एक ऐसी मंशा रही हो कि हम जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके इतने लेवल पर बच्चों को इस योग्य बना दें। फिर ये भी उनकी एक मंशा हो सकती है कि जहां पर उन्होंने देखा अगर यूएसए की फौज इस प्रकार की ट्रेनिंग या इस प्रकार की व्यवस्थाओं में यूएसए इन्वॉल्व है, तो क्यों ना हम भी एक इस प्रकार का प्रयोग अपने यहाँ शुरू करें और अपने यहाँ करके देखें कि इसका क्या निर्णय आता है या क्या हम सफल होते हैं या और बहुत सारी चीजें। लेकिन वहां पर भी इतने ही उम्र पे लोगों की भर्ती होती है और उसके बाद जब वो निकाले जाते हैं तो उसमें बहुत कम परसेंटेज ऐसा होता है जो कि जब आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब वो जब सेना से बाहर आते हैं और वो उन्हें कोई नौकरी ना मिले। बहुत कुछ परसेंटेज यूएसए के ऐसे हैं जिन्हें उसके बाद आने के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन ये सारी चीजों के बावजूद मैं नहीं कहती कि सरकार की ये योजना बहुत अच्छी है, ना तो मैं ये कहती हूँ कि ये योजना बहुत खराब है। अब मैं थोड़ा सा अपना मंतव्य स्पष्ट करना चाहूंगी। मैं मेजर जनरल के सिन्हा को सुन रही थी जो डिफेंस और स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं, मुकेश कौशिक जी को सुन रही थी जो डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और जो इन दोनों के डिस्कशन से जो मैं जहां तक मैं समझ पाई वो खुद ही इस बात को कह रहे थे कि इसमें बहुत सारे ऐसे लूज पॉइंट्स हैं, ऐसे पोल्स हैं जिस पर डिस्कशन किया जाना शेष है और हमें उस पर बात करनी होगी। यहाँ पर देयर आर सो मेनी डाउट्स, इस योजना में बहुत सारे डाउट्स भी हैं जो अभी क्लियर नहीं है। वो ये भी कह रहे थे कि अभी जो पिछली बार जो 1,30,000 भर्तियां होनी थी, जिसे आपने बिना कुछ सोचे आपने एकदम से कह दिया कि अब वो भर्तियां पूरी तरह से निष्क्रिय हैं और हम नए सिरे से भर्ती करेंगे, तो ये पूरी तरीके से गलत है। मैं भी इस बात को कहती हूँ वो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन इन सारी चीजों पे और इसके अलावा जहां पर वो ये कह रहे हैं कि हम अग्निवीर शब्द कहेंगे, जब वो रिटायर हो जाएंगे तो हम उन्हें पूर्व सैनिक नहीं कहेंगे, उन्हें हम पेंशन नहीं देंगे, अग्निवीर कहेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें। मैंने मान लिया कि इस पूरी योजना में कहीं पर कुछ भी अच्छा नहीं है। सपोज मैंने मान लिया कि इस पे कहीं पर भी कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन आपके लिए जो योजना आई थी, किसके लिए आई थी? आपके लिए आई थी, आप युवाओं के लिए आई थी, आप बच्चों के लिए आई थी, 17 वर्ष के बाद के लिए आई थी। और आज की डेट में यदि यही योजना एज इट इज इसमें कोई फेरबदल, अब तो सरकार ने कह दिया है, जहां पर एक तरफ ये भी हो गया है कि उनकी एज बढ़ा दी जाए, वहीं पर एक कुछ राज्य ने ये भी फैसला कर लिया है कि उन्हें हम इतने प्रतिशत आरक्षण देंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, आप सभी लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद क्या जिस तरीके से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से आपकी भर्ती देश की रक्षा के लिए की जानी थी और आप अपने देश को स्वाहा करने में तुले हुए हैं, तो जहां पर एक और तो मैं स्टूडेंट्स के साथ में सिंपैथी रख रही थी और मुझे ये लग रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं इनके साथ नाइंसाफी हो रही है, चीजें बहुत सारे अच्छे से डिस्कशन की जानी चाहिए। यद्यपि ये कोई नया नहीं है, इस पर 2012 से बहुत सारी चीजें, इस पे 2012 से इस पे लगातार मंतव्य चल रहा था, बहुत सारे विचार इस पे चल रहे थे और बराबर डिस्कशन हो रहा था। कई सारी कमेटीज गठित हुई थी। विपिन रावत जी ने, जो हमारे बीच नहीं है, उन्होंने भी बहुत सारी बातें इस पर कही थी। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद अगर मैं बात करूं तो क्या जिस तरीके से यदि आपको कोई योजना पसंद नहीं आई है तो क्या उसका प्रोटेस्ट करने का तरीका यही होना चाहिए जो आप कर रहे हैं? क्या यही तरीका है सरकार को जगाने का, इस बहरी सरकार को सुनाने का? तो मुझे तो अफसोस होता है सरकार के ऊपर कि उन्होंने आपके लिए इस तरीके का कोई भी कदम लिया ही क्यों? कुछ नहीं लेना चाहिए था, जिस स्थिति में जैसे चल रहा है वैसे ही छोड़ देना चाहिए था। कोई आवश्यकता नहीं है कुछ युवाओं के बारे में सोचने की या उनके बारे में कोई नई योजना लाने की, किसी तरीके की नई स्कीम को लाने की,
क्योंकि जिस प्रकार से तुरंत इस पर आगजनी और व्यवस्थाएं धड़ाम हुई है, उन सब को देखने से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लग रहा है कि कोई आवश्यकता नहीं थी। आप लोग सब इतने सक्षम हैं, आप सब के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, आप सब इतनी तीव्र मेधा के हैं कि आपको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुद जहां जाएंगे अपने झंडे गाड़ लेंगे। लेकिन सरकार ने आपको समझने में भूल की। निश्चित रूप से इस पूरे प्रोटेस्ट को देखने से मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंची हूं, क्योंकि जहां पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, जहां पर क्योंकि एक बड़ा वर्ग, लगभग 4.5 लाख से ज्यादा भर्तियां जब पिछली भर्तियां हुई थी तो यूपी से गए थे, उसके बाद राजस्थान, बिहार और सबसे ज्यादा भर्तियां जो हुई थी वो यूपी से होती हैं। और यहाँ पर एक ट्रेंड बना हुआ है कि जो बच्चा, अगर आप सुबह निकल जाए, तो मैं भी अगर अपने घर से बाहर देखती हूँ तो तमाम सारे बच्चे मुझे यंग एज के सुबह सुबह दौड़ते नजर आते हैं, क्योंकि उनके मन में ये जज्बा होता है कि मुझे सेना में जाना है। लेकिन आज जिस तरीके से ये सारा जज्बा, ये सारे विचार धड़ाम हुए हैं, जिस तरीके से ये सारे आग में स्वाहा हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं बहुत गलत सोच रही थी। मेरे दिमाग में तो ये था कि कहीं ना कहीं ये बच्चे दौड़ रहे हैं या ये बच्चे सेना में जाना चाहते हैं तो इनके अंदर कहीं ना कहीं देश प्रेम है। ठीक बात है, मैं जानती हूं कि देश प्रेम या भक्ति से पहले आपके पेट के लिए 2 रोटी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि मैं इन चीजों को समझती नहीं हूं या मेरे से बच्चों ने ऐसी बातें करी है तो मैं इस बात को समझने में असमर्थ हूं, या मैंने अपने फादर को नहीं देखा। मेरे फादर अकेले थे, अपने घर के अकेले हैं, और मेरे जो दादी बाबा थे उन्होंने अकेले उनको भेजा फौज में जाने के लिए, सहर्ष भेजा, खुशी से भेजा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं घर में जिस धन का अभाव होता है तो उसके लिए था कि हाँ, चाहे जहां नौकरी मिले तो नौकरी करो। तो वो अपनी मर्जी से गए और कहीं ना कहीं उसके पीछे उनके पेट की आग थी, जिसे मैं आज की समय में महसूस कर सकती हूँ। और वहां पर रह करके उन्होंने अपना ग्रेजुएशन, LLB और आगे की सारी पढ़ाई पूरी करी। लेकिन आज की डेट में भी उनके अंदर देश के प्रति एक अजीब सा, मैं कह सकती हूँ, प्राउड है। और वो कहीं पर भी कोई ऐसा काम करते हुए देख लेते हैं तो उनका मन खौल उठता है। उन्होंने मुझसे भी बहुत कुछ मुझे लिखा, बहुत कुछ मुझसे भी शेयर किया, बहुत कुछ मुझसे भी कहा। तो मैंने भी उनको थोड़ा सा समझाया। मैंने कहा देखिए, कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं कि हो सकता है वो बच्चे के हित में ना हो या वो ना समझ पा रहे हो, लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। आप इस तरीके से अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा हुआ आपने एक्सप्रेस किया। और सरकार को निश्चित रूप से किसी भी स्थिति में आपको नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि जो बच्चे या जो युवा जिस तरीके से देश को फूंक रहे हैं, उनसे हम कभी भी उम्मीद नहीं रख सकते कि वो देश की रक्षा करेंगे। बिल्कुल उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। तो आपके लिए तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए कि आपसे ये हम उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि आज अगर आपके अंदर इतना देश प्रेम नहीं है या आप अपने देश को इतना प्यार नहीं करते हो या समझ नहीं सकते हो, आप थोड़ा सा धैर्य रख सकते थे, आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि इसके पहले हमारे देश में पीसफुली प्रोटेस्ट कुछ नहीं हुआ है। ठीक बात है, आप के दिमाग में जिस तरीके से विचार चल रहे हैं उसी तरीके से मेरे दिमाग में भी बहुत सारे विचार चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजों को कहने से पहले मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि ये तरीका कतई किसी भी स्थिति में, वर्स्ट कंडीशन में भी उचित नहीं है और नहीं है। कितनी बार ऐसा होता होगा कि आप अपने माता पिता से के अपोज खड़े होते होंगे, आपके निर्णय से आपके माता पिता तैयार नहीं होते होंगे, या अपने माता पिता के निर्णय से आप नहीं तैयार होते होंगे। तो क्या करते हैं आप अपने घर में? आग लगा देते हैं, या क्या करते हैं, मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं, या फिर घर को बेच देते हैं। क्या करते हैं आप उसके लिए? आप थोड़े दिन सहजता से उनकी बात को सुनते हैं ना, उसके बाद आपको ये लगता है कि नहीं ये ठीक कह रहे हैं या मुझे इनकी बात माननी चाहिए, या कोई दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। आप यही तो करते हैं ना। हमारे यहाँ की भारतीय संस्कृति में तो वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, संपूर्ण विश्व को एक परिवार की तरह देखा जाता है। तो ये तो आपके घर की बात है, ये तो आपके भारत की बात है। हम तो पड़ोसियों और अतिथियों को भी देवता की श्रेणी में रखते हैं, तो ये तो आपके घर की बात है। इस घर की बात के लिए आपने अपने घर में आग लगा दी। इससे बुरा, इससे वर्स्ट, इससे गंदा कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी युवा हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय कुछ भी हो,
पढ़े लिखे हो, किसी भी फैमिली को बिलोंग करते हो, कोई कितने भी एजुकेटेड हो, मैं ऐसे सभी लोगों की, ऐसे सभी युवाओं की न सिर्फ घोर निंदा करती हूं, बल्कि मुझे शर्म आती है कि आप जैसे लोग यदि हमारे देश में रहेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप मान करके चलिए, आपसे हम किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रख सकते। आपको जान करके बहुत अच्छा लग सकता है सुनने में कि भारत एक अकेला ऐसा देश है जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा युवा है। बाकी सब देशों में, चाहे हम जापान की बात करें, चीन की बात करें, यूएसए की बात करें, इन सभी जगहों पर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या पाई जाती है। लेकिन ये युवा जिन्होंने 2 दिनों में हमें दिखा दिया कि वास्तव में युवा होता क्या है। खाली आक्रोश से आप अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं, खाली जला करके आप अपने आप को सिद्ध करना चाह रहे हैं कि आप युवा हैं, क्योंकि आप स्ट्रेंथ में हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी पावर है, क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। आपसे पहले कभी किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई थी, तमाम औरतों के साथ कभी कोई नाइंसाफी नहीं हुई, बच्चों के साथ कभी कोई नाइंसाफी नहीं हुई। कैलाश सत्यार्थी ने पूरा जीवन अपना ऐसे बच्चों के लिए लगा दिया। वो नहीं कहीं ऐसे लोगों के लिए प्रोटेस्ट करने लगे, कहीं पर तेल डाल करके जलाने नहीं लगे। आप पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब कर रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो, और उसके बाद भी आप अपने आप को ठीक कह रहे हो। इससे भी बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को ठीक कह रहे हो। आपको ये लग रहा है कि यही तरीका है सरकार को बताने का, यही तरीका है अपनी बात को कहने का। तो आई एम जस्ट स्पीचलेस। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि चूंकि मैं एक शिक्षक हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे सामने क्लास में बैठते हैं, हमारे सामने जो बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाती हूँ, मेरे सामने वो बच्चे हैं जो मुझसे अपनी चीजों पे डिस्कशन करते हैं, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो भारतीय संस्कृति हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, और गुरु शिष्य संबंध हो। ऐसी चीजों पे आप हमसे डिस्कस करते हो, बात करते हो, और उसके बाद मैं ये सोच भी नहीं सकती कि ऐसे युवा जो बाद में जाकर के ये कहते हैं कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो ठीक है। मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत आहत हूं। मैं जब से 2-3-4 दिन से, मैं जितने दिन से मैं इस सारी चीजों को, इस सारे पूरे घटनाक्रम को देख रही हूं, नेट पर देख रही हूं, टीवी पर देख रही हूं, लोगों से सुन रही हूं, जो जहां पर है वो अपनी तरफ से बता रहा है, तो मैं बहुत मतलब एज अ टीचर मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है आप सभी के अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, सभी के अपने एटीट्यूड है। जरूरी नहीं है कि मुझसे सभी लोग मेरे साथ हो या उन्हें ये लगे कि मैं ठीक कह रही हूं। पूरी तरह से आप फ्री हैं, और लेकिन इन सब के बाद भी मैं यही कहूंगी, इवन मेरे पास ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपके फेवर में हैं, जो कि ये कहते हैं कि हाँ, निश्चित रूप से इस स्कीम पर बहुत सारा मंथन किया जाना शेष है, निश्चित रूप से इस पर कुछ और विचार किया जाना शेष है, निश्चित रूप से जो बच्चों का मेडिकल हो चुका था उनको प्रायोरिटीज दिया जाना चाहिए। ऐसी एक नहीं, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आज अगर मैं आपके लिए बोलना भी चाहूं तो मैं नहीं बोल पा रही हूं। कहीं ना कहीं एक शिक्षक होने के नाते मेरा सर झुक गया है। मैं कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हो गई हूं। तो ये मान करके चलिए कि जब भी कोई स्कीम, कोई योजना सरकार हमारे सामने लाती है तो जरूरी नहीं होता कि हम सब उससे पूरे तरह से एक साथ सहमत हों। उस असहमति के लिए भी, उससे हम ताल्लुक नहीं रखते हैं, इसके लिए भी हमें थोड़ा सा समय लेना चाहिए, हमें थोड़ा समझना चाहिए, और उसके बाद जब हम प्रोटेस्ट भी कर लें, हम पीसफुली प्रोटेस्ट भी कर लें। आप पढ़े लिखे हो ना, आप देश के जवान बनने जाने की बात कर रहे हो, आप बहुत तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास बुद्धि भी तो है। बुद्धि का प्रयोग करिए। आप किस तरीके से प्रोटेस्ट और कर सकते हैं, तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण से, जिस तरह से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका उचित नहीं है। मैं सिर्फ इस चीज का पूरी तरीके से विरोध करती हूं, और इस विरोध के कारण मैं आज स्टूडेंट के पक्ष में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। कुछ भी, नॉट अ सिंगल लाइन मैं उनके पक्ष में कहने की स्थिति में हूं। जबकि मैं जान रही हूं, मैं समझ रही हूं कि इस स्कीम में ऐसी बहुत सारे लूज पोल्स हैं जिस पर बात की जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मैं आपके लिए कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि आज आप मेरी बातों से खुश होंगे, हर्ट होंगे, कुछ तटस्थ होंगे,
कुछ भी हो, बट चूंकि मुझसे मेरे ही कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि आप इस पर कुछ अपने विचार रखिए, आप क्या सोचती हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इस पे कुछ बात करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये बात आपके सामने रखी। तो क्योंकि एक शिक्षक हूं, इसलिए एक बार लास्ट में जरूर कहना चाहूंगी कि किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी प्रोटेस्ट किसी भी तरीके का करने से पहले थोड़ी देर के लिए शांत मन से ये सोचिए, क्योंकि हमारी शिक्षा हमें यही बताती है कि हम किस प्रकार से निर्णय लें, किस प्रकार से हमारे सोचने की दिशा हो, किस प्रकार से हम हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज हैं उसको हम किस तरह से बाहर लाएं। लेकिन हमारी शिक्षा, हमारा पूरा दर्शन, हमारी पूरी भारतीय संस्कृति कहीं पर भी इस तरीके की कोई शिक्षा नहीं देती। तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूं फिर, और होपफुली अगर आपको कुछ बात समझ में आई होगी, कुछ बच्चों को अगर इसमें से 2-4 बातें भी ठीक लगी होंगी तो इसको उन भटके हुए लोगों तक पहुंचाइएगा, तो हो सकता है उनको कुछ चीजें समझ में आ जाए। धन्यवाद।